हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज की दुनिया पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सिंह। तो दोस्तों, आज के वीडियो के मैं आपसे बात करूँ तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वीडियो बिल्कुल क्लियर सा है। बीए फर्स्ट ईयर जो आपका आईडीओ भारत का 2023 का क्वेश्चन पेपर था, उसके सॉल्यूशन का वीडियो ये रहेगा। तो साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बीए फर्स्ट ईयर आईडीओ भारत का 2023 का जो सॉल्यूशन था, उसके आपके लिए वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस के आंसर बताए थे। और आज की वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगा। हो सकता है कि वीडियो की वजह से, वीडियो की लेंथ की वजह से मैं आपके लिए सारे आंसर्स एक्सप्लेन ना कर पाऊँ इस वीडियो में, लेकिन जितना भी हो सकता है 10-15 मिनट के इस पूरे वीडियो हम डिस्कस करते हैं। और बाकी जो भी आंसर्स बचेंगे, नीड नॉट वरी अबाउट दिस, आपके लिए आने वाले जो भी वीडियोस आएंगे उसमें और आंसर्स मिल जाएंगे। क्योंकि अगर यदि आप मेरी प्लेलिस्ट को देखते हैं आईडीओ भारत की, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि आपके लिए सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज हैं, आपको कहीं नहीं भटकना है, कहीं नहीं जाना है। तो चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन जब आप 2023 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आईडीओ भारत सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन था कि सिनोनिम्स ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन कीजिए, यानी कि भारत के पर्यायों को समझाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके लिए अलग अलग साइट्स के थ्रू, अलग अलग बुक्स के थ्रू थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है कि भारत का जो नाम है, द नेम ऑफ इंडिया इज ए कनेक्शन ऑफ द वर्ड सिंधु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करप्शन जो लिखा है, करप्शन नहीं है, मिस प्रिंट हो गया है हमारी टीम से, दैट इज कॉल्ड कनेक्शन। तो भारत जो शब्द है, इसका संबंध है किससे? बेसिकली जो है आपका सिंधु शब्द से। यदि हम बात करें हमारे जो पड़ोसी हैं, या हम बात करें कि भारत से लगे हुए जो अन्य देश थे उस टाइम पर, जैसे कि अरब देश हो गए, ईरानियन देश हो गए, ये सब ने समय के साथ क्या किया, इस सिंधु शब्द को बदलते बदलते कर दिया यहाँ पर एच। तो मतलब यहाँ पर हो गए आपका एस को रिप्लेस करके एच, इसलिए ये ज़मीन हो गई, मतलब भारत जो देश है ये हो गया हिंदू। तो यदि आप ग्रीक्स की किताबों को देखें, जैसे अलेक्जेंडर हो गया, इसके अलावा अलेक्जेंडर के साथ जो आया था उसका एम्बेसडर मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज की जो किताब है इंडिका, इसमें आपको इंडस वर्ड मिल जाएगा। तो ओवरऑल यदि आप समझो इस दो लाइन को, तो आपको ये समझना चाहिए कि भारत जो शब्द है ये सिंधु शब्द से बना हुआ है। पड़ोसी देश जो हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया कई सालों पहले, इन्होंने एस शब्द को रिप्लेस करके एच कर दिया, और एच करके ये ज़मीन क्या बन गई, हिंदू। लेकिन जो ग्रीक्स हैं, जो ग्रीक्स आक्रांता थे, जो ग्रीक्स अटैक करने वाले थे, चाहे अलेक्जेंडर हो चाहे और अन्य जो राजा रहे ग्रीक देश के, उन लोगों ने इंडस वर्ड यूज़ किया है। अब बात करते हैं साथियों सेकंड पैराग्राफ की। सेकंड पैराग्राफ आपसे क्या बोल रहा है कि सिंधु जो है, जैसा कि आप जानते हैं, इंडस रिवर का ही एक नाम है, मतलब इंग्लिश में इंडस और हिंदी में क्या रहेगा, सिंधु। तो ऋग्वेद में दोस्तों सिंधु शब्द का वर्णन है, सिंधु नदी का वर्णन है। कितनी बड़ी बात है, आप समझिए। यह है हमारे भारत का इतिहास कि भाई वेदों में तक ऐसी रिवर्स जो आज हम जानते हैं, जिन पर लड़ाइयाँ हो रही रिवर्स के नाम पर, वो ऋग्वेद में शामिल हैं। तो ये ओल्डेस्ट ऋग्वेद जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है। और जो यूरोपियंस हैं उन्होंने ऋग्वेद को ही बाद में ट्रांसलेट करके बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, भारत के रिच हेरिटेज, भारत के रिच कल्चर के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऋग्वेद है ये लगभग 1700 से लेकर 1100 BC के आसपास भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में तैयार किए गए थे, ऐसा आपको मॉडर्न हिस्ट्री बताएगी। लेकिन यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री में जाओ, अगर आप हम बोल सकते हैं कि जो बोल सकते हैं माइथोलॉजी में जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ऋग्वेद तो लाखों वर्ष पुराने हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल सिमिलरिटीज। अब क्या दिया हुआ है आपके लिए कि जो ईरानियन अवेस्ता करके डॉक्यूमेंट है, उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है ऋग्वेद से। तो ऐसा माना जाता है कि जब ईरानियन रहे होंगे तो वो भारत आए और उन्होंने भारत के ऋग्वेद को पढ़ा, जाना, समझा और उसको कॉपी करके अपना खुद का एक वेद बना दिया। तो दोस्तों, इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पूरे भारत की जो समृद्धि है, भारत का जो कल्चर है, इसको दुनिया भर के जो भी अटैक करने वाले थे उन्होंने बस कट कॉपी पेस्ट किया और अपने अपने इतिहास में लिख दिया। लेकिन दोस्तों, रियलिटी ये है कि बस हमारा जो भारत है उसने दुनिया को सब कुछ दिया। बात करते हैं साथियों इंग्लिश टर्म्स की। कुछ क्या लिखा हुआ है, जो इंग्लिश टर्म है इंडिया, ये कहाँ से मिली हुई है, ग्रीक वर्ड से मिली हुई है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, जो भी इंग्लिश की टर्म्स आपके लिए दिखती हैं ज़्यादातर ये ग्रीक या फिर लैटिन भाषा से मिली हुई हैं। यदि हम बात करें तो इंडिया इज़ बाइजेंटाइन इथनोग्राफी डिनोट्स द रीजन बियॉन्ड द इंडस
रिवर। तो यदि हम बात करें इंडिया की, तो ऐसा माना जाता है जो बाइजेंटाइन इथनोग्राफी है कि भैया भारत एक ऐसा देश है जो इंडस के आसपास बसा हुआ एक क्षेत्र था, उसको भारत कहा जाता है। हेरोडोटस, जिसका मैंने नाम भी आपके साथ दिया हुआ था, जो कि अलेक्जेंडर का राजदूत था, एम्बेसडर था, जो उसके साथ ही भारत आया था, उसने तो दोस्तों इस पूरे इंडस के आसपास के क्षेत्र को इंडियन लैंड नाम दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आपके लिए मिल जाएंगे। तो ये वर्ड सब आपके आंसर में, आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के और उसके बेसिस पर कुछ पॉइंट्स को, कुछ कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। आई विल नॉट से कि आप पूरा कंप्लीट कीजिए। बात करते साथ ही इसी के साथ नेक्स्ट पैराग्राफ की। यदि हम बात करें तो जो नेम इंडिया है वॉज नोन इन ओल्ड इंग्लिश, वो पुरानी इंग्लिश में जाना जाता है, यानी कि मिड से लेकर 5th सेंचुरी तक। इसके अलावा यदि हम बात करें तो किंग अल्फ्रेड्स जो हैं, उन्होंने, उनकी एक किताब थी, ट्रांसलेशन था, उसका नाम था ओरोसियस। इसमें भी ये शब्द, मतलब भारत जो शब्द, इंडिया जो शब्द है, उसका नाम मिलता है। द नेम वॉज अंडर फ्रेंच रिप्लेस्ड बाय यंदे और इंडे। तो कहने का मतलब मेरा ये दोस्तों कि यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स हैं इस पैराग्राफ में, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ इस पैराग्राफ के थ्रू, दैट इज़ बाइबल। तो किंग जेम्स का जो बाइबल है, उस और विलियम शेक्सपियर की जो वर्क्स हैं, उनमें भी आपके लिए इंडिया वर्ड मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत की जो शाश्वतता करके आपके लिए प्रश्न पूछा है, एनोनिमस ऑफ इंडिया करके जो क्वेश्चन पूछा है, तो दोस्तों कई पर्याय हैं हमारे भारत के जो अलग किताबों में, अलग राइटर्स की इंफॉर्मेशन में मिलते हैं। अलग अलग देशों के राजाओं ने भारत शब्द का यूज़ किया है। चलिए अब बात करते हैं टाइमलाइन की। दोस्तों मैं मानता हूं कि हिस्ट्री सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो टाइमलाइन के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो टाइमलाइन कहीं ना कहीं आपके जो पेजेस होते हैं उनको भरने में आपकी मदद करती है एग्जाम में, यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में। दूसरा, टाइमलाइन कहीं ना कहीं आप सामने वाले को ये भी बताती है कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है, आपको कुछ नॉलेज है। तो ये मेरा आप मानना है, बाकी आप लोग अपने स्तर पे भी देख सकते हैं। तो टाइमलाइन की थोड़ी सी मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर डेट, नेम, सोर्स और डेफिनेशन करके कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर डेट 486 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। और यदि हम बात करें सोर्स, तो सोर्स ये है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं ये। तो सोर्स मतलब नकाश ए रुस्तम करके ये सोर्स है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से जो है हमारे भारत पर अटैक हुआ, इन राजाओं ने इंडिया मतलब इंडस के आसपास अपना कब्जा किया इस तरह से। 440 BC के आसपास हेरोडोटस का जिक्र है, तो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है इंडिया के बारे में। 300 BC के आसपास मेगास्थनीज, ऐसे ही दोस्तों 140 के आसपास अरेनियन। तो मतलब ऐसे करके ये थोड़ा सा आपको टाइमलाइन याद रखनी है। तो दोस्तों आई होप आप इस क्वेश्चन नंबर 6 में भारत के पर्यायों के संबंधित आएगा तो आप 2-3 बातें याद रखें कि ईरानियन क्या बोलते हैं, भारत शब्द के बारे में याद रख सकते हो आप। ग्रीक्स क्या बोलते हैं, भारत शब्द के बारे में आप याद रख सकते हो। इसके अलावा जो अरब्स वगैरह हैं उनका क्या कहना है इस पूरी भारत के शब्द के प्रयोग के बारे में, वो आप लिख सकते हैं। क्या कनेक्शन है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिसमें भारत का नाम मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई बाइबल वगैरह इन सब में भारत का नाम मिलता है एज ए इंडिया। तो बस इतना यदि आपने कर लिया तो आप ये समझ लो आपका ये शॉर्ट आंसर कंप्लीट। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन यदि आपने समझा होगा यहाँ तक मेरे वीडियो के साथ साथ तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत गई होगी। फिर भी डाउट है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं आपके जवाब देता रहता हूँ अक्सर। बात करते हैं साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन आर्ट। जो इंडियन आर्ट है उसके सेलिएंट फीचर्स बताइए। तो दोस्तों इंडियन आर्ट के सेलिएंट फीचर्स की तो मैं बात ही क्या करूं आपसे। सेलिएंट फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं हमारे भारतीय कला के, भारतीय वास्तुकला के, शिल्पकला के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को लेकर ऑलरेडी मैं नोट्स के फॉर्म में वीडियो बनाया हुआ था, आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों उस पूरे नोट से ही पूछा गया है और क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आंसर मैं आपके लिए बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि भारतीय आर्ट और आर्किटेक्चर मतलब भारतीय वास्तुकला जो है उस वर्क को बोलते हैं जो आर्ट और आर्किटेक्चर में आता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर रहा हूँ जिससे आप देख सकें प्रॉपरली। तो आर्ट और आर्किटेक्चर में आता है दैट वर मेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारत में जो सारी वास्तुकला जो बोल सकते हैं हम कला का निर्माण हुआ, ये सब भारतीय कला जानी जाती है। और यदि हम बात करें तो जब हमारा देश का बंटवारा हुआ यानी कि पाकिस्तान बना और बांग्लादेश का हिस्सा बना, तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के तौर पर लिया गया।
कई कलेक्शन हैं हमारे इंडियन आर्ट के वेस्टर्न वर्ल्ड में, मतलब यूरोपियन देशों में। वो लोग हमारी चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, और जब उन्होंने हमारे देश पर कब्जा किया तो बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से ले गए, जो कि उन्होंने अपने म्यूज़ियम्स में जाकर रख दी। तो जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग यूजुअली बोलते रहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी इस तरह की न्यूज़ चलती रहती है कि भाई हमारे यहाँ से वो एक कोहिनूर डायमंड ले गए हैं, ऐसी भी चीज़ें हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो शिवाजी महाराज हैं, उनके जो शेर वगैरह थे और उनकी जो बोल सकते हैं सिंहासन था, उसको भी लाया गया है यूरोप के किसी देश से। तो मतलब मैंने भी कहीं सुना था, तो ऐसा आप चीज़ों को देख सकते हो। तो जैसे कि एग्जांपल इसमें क्या लिखे हैं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम है ना, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम, कुछ म्यूज़ियम्स के नाम हैं जो कहाँ पर लोकेटेड हैं, लंदन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन सेकुलर आर्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए मिल जाएंगे। नाउ आगे दिया हुआ है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस एज वेल एज रिलीजन आर द ओनली थिंग दैट हैव परसिस्टेड इन स्टोन। यदि हम बात करें आर्ट की, तो कई तरह की ऐसी मूर्तियाँ हैं, ऐसी स्टोन्स हैं जिसमें हमारे धर्म से संबंधित भी कई चीज़ें आपके लिए मिल जाएंगी। यदि बुद्धिस्ट धर्म की बात करूं, हिंदू आर्ट की बात करूं, तो सिंबलिज्म में भी फाउंड इन गेस्चर, मतलब सिंबल्स, पोजीशन, एट्रीब्यूट आपके लिए मिल जाएगा, यानी कि समर्पण क्या होता है, त्याग क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं भाई कि हमारे धर्म तो त्याग की बात करता है, तो इस तरह से गेस्चर्स के फॉर्म में, पोस्चर्स के फॉर्म में भी कई लोगों ने उस समय मूर्ति बनाई। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप समझ सकते हो इंडियन आर्ट एंड कल्चर इसके इस क्वेश्चन में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी हुई है, डिस्टिंक्ट हैंड पोजीशन। ये आप कीवर्ड याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में मुद्रा। तो कई तरह की मुद्रा आपकी जो मूर्तियाँ हैं वो आपके लिए मिल जाएंगी, चाहे वो भगवान बुद्ध की हों, प्रीच करते हुए मतलब उपदेश देते हुए, और चाहे हम बोल सकते हैं महावीर स्वामी की हो, और चाहे हमारे भगवान विष्णु, शिव, कृष्ण, इन सब की हों। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं, इंडियन आर्ट में ही मिलती हैं। और मेरा ऐसा मानना है यार कि जब आप मूर्तियों को देखते हो तो आप एक कनेक्शन स्थापित कर पाते हो हमारे देवी देवताओं के साथ। आप समझ पाते हो कि हाँ ये देवी देवता इस तरह से होंगे। तो कहीं ना कहीं आर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यदि हम बात करें तो कुछ एंशियंट इंडिया का भी आर्ट हमें देखने को मिलता है भारत के अलग अलग म्यूज़ियम्स में। चाहे आप दिल्ली के म्यूज़ियम में चले जाइए, चाहे आप बोल सकते हैं कर्नाटक में जो वेल्लोर है वहाँ चले जाइए, कई ऐसे मतलब म्यूज़ियम्स हैं, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ भी ये चीज़ें मिलेंगी आपको। तो जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारे सिविलाइजेशन थी जिसके बारे में ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो जो सिटी हैं, ये सिटी आज तो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब इन सिटीज़ की फिर से खुदाई की गई, इन जगहों पर जाके खोदा गया, तो कई तरह की ऐसी चीज़ें मिली जिससे पता चलता है कि ये सिटीज़ म्यूनिसिपल प्लानिंग के लिए जानी जाती थी। इंडस वैली के आसपास का जो एरिया था ये बहुत डेवलप्ड एरिया था। तो इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह जो है निकाल कर बनाई गई, और उसको लेकर बहुत सारी आकृतियाँ, बहुत सारी पिक्चर्स भी तैयार की गई हैं, सो दैट लोग जब इन चीज़ों को म्यूज़ियम में देखते हैं तो वो समझते हैं कि हाँ भाई क्या था मोहनजोदारो। बिकॉज प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ना कि हर व्यक्ति भाई जहाँ पर मोहनजोदारो की खोज हुई वहाँ जाके डायरेक्ट देख सके। तो हम कैसे जान सकते हैं? हम पेंटिंग्स के थ्रू, हम बोल सकते हैं भाई अलग अलग स्टैच्यूज़ के थ्रू तो जान पाएंगे, और ये सब हमको कहाँ मिलेगा? मेनली म्यूजियम्स में। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना है इस वाले क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, हम चूंकि आर्ट की बात कर रहे थे तो आपके लिए एक और हेडिंग यहाँ पर दी हुई है मैंने इस आंसर में, कि जो पोस्ट इंडस सिविलाइजेशन है उसके बारे में मौर्य डायनेस्टी का क्या मानना है। तो मेरे कहने का मतलब ये साथियों कि चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चाहे मौर्य डायनेस्टी, हम आज जब पढ़ रहे हैं तो ये दोनों ही हमारे लिए इतिहास हो गया है। मतलब ये दोनों चीज़ें कब थी? पास्ट में थी, ये दोनों डायनेस्टीज पास्ट में थी। लेकिन जो मौर्यंस थे उन्होंने क्या लिखा हुआ है इंडस वैली के लोगों के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में, ये आपको इस हेडिंग में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन आपको बता रही है कि कुछ ऐसे साइन बचे हुए हैं आज भी इस पीरियड के जिसमें इंडस सिविलाइजेशन ख़त्म होते हुए दिखती है, और जिस तरह से अलेक्जेंडर इंडस को पार करते हुए भारत में आता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडियन आर्किटेक्चर है इसमें ऐसे कई तरह के टिम्बर स्ट्रक्चर, मतलब लकड़ी के बने हुए आपके लिए कुछ हम बोल सकते हैं कि आकृतियाँ मिल जाएंगी जो ये बताते हैं कि भाई कैसे ये सारी चीज़ों को उस समय
किया गया होगा, कैसे अलेक्जेंडर ने अटैक किया इंडस को पार करते हुए। तो कहने का मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि भाई पेंटिंग्स के फॉर्म में, स्टैचूज़ बनाकर इन चीज़ों को बताया गया है। यदि हम बात करें एडिक्ट पिलर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जैसा कि जानते हैं कि मौर्य डायनेस्टी एक पावरफुल डायनेस्टी मानी जाती है हमारे भारत देश की। और दोस्तों यदि मैं मौर्यों की बात करूं तो मौर्य लगभग जो है 2nd सेंचुरी से लेकर, यानी कि 2nd सेंचुरी BCE के आसपास से लेकर जो है 2nd सेंचुरी CE तक रहे, मतलब कॉमन एरा तक रहे। तो इस पूरी डायनेस्टी में, इस 400-500 साल की डायनेस्टी में बहुत सारे राजा भी आए होंगे। इसमें से एक राजा था, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उसका नाम है अशोक। तो यहाँ पर अशोक का थोड़ा सा बताया हुआ है आपके लिए। अशोक की यहाँ पर मैं आपको बात करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अशोक फेमस है पिलर्स इंस्क्रिप्शंस के लिए, मतलब अशोक जो है वो पिलर्स पर इंफॉर्मेशन को उस समय लिखवाता था, जिससे लोगों को फ्यूचर में पता चले कि मौर्यन डायनेस्टी में अशोक का क्या रोल रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया, उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट जब बौद्ध धर्म के प्रति हुआ, तो दुनिया को ये बताने के लिए कि भाई मैं भी बौद्ध अनुयायी बना, आखिरी में मैंने भी जो है कलिंग के वॉर के बाद सब कुछ छोड़कर, अपना राजपाट, कुर्सी और सब कुछ छोड़कर बुद्ध धर्म को अपनाया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं इंडियन आर्ट का एग्जाम्पल है। ओके, आप कई तरह के ऐसे इंस्क्रिप्शन देखोगे, खास तौर से जो प्रयागराज इंस्क्रिप्शन है, यानी कि प्रयागराज में जाकर आपके लिए अशोक का इंस्क्रिप्शन मिलेगा किसी फिक्स प्लेस पर। अभी प्लेस का नाम तो मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन ये है। तो आपके लिए ऐसे कई इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे जिसमें अशोक ने ये सब लिखवाया हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जो मौर्य डायनेस्टी थी, इसमें सबसे शानदार यदि कोई आर्ट आर्किटेक्चर है तो वो है अशोक के द्वारा तैयार किए गए भारत के अलग अलग इलाकों में इंस्क्रिप्शंस। और इंस्क्रिप्शंस भी कौन से? पिलर्स के फॉर्म में। इंस्क्रिप्शन कई तरह के हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शन बॉल वाले भी हो सकते हैं, केव इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं, लेकिन पिलर तैयार करवा के उस पर लिखवाना ये अशोक के बारे में फेमस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जहाँ से आता हूँ वो क्षेत्र के पास पड़ता है सांची। तो सांची स्तूप में आप कभी जाएंगे, विजिट करेंगे? कमेंट करके बताइए अच्छा कौन कौन जिसने अभी तक सांची के स्तूप को विजिट किया है। तो दोस्तों आप कभी सांची जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि वहाँ पर भी आपके लिए पिलर इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे अशोक के टाइम के। तो मेरा इस तरह से कहने का मेरा सेंस है दोस्तों कि ये आपका जो क्वेश्चन है आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, उसको आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को लिखकर आपका आंसर कंप्लीट कर सकते हो। बात करते हैं साथियों, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स जो आपके एग्जाम के लिए काम आ सकते हैं। आप इन चीज़ों को लिखकर अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। मोनोलिथिक एक पीरियड करके होता है। यदि हम इस पीरियड की बात करें तो भारत में दोस्तों कई तरह के ऐसे हैं, बोल सकते हैं हम लोग 15 मीटर्स की ऊंचाई वाले स्टैचूज़ भी इस पीरियड में बनाए गए, जैसे कि लोटस कैपिटल्स, एनिमल स्क्रिप्चर्स, ये आपके लिए मिल जाएंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स को आप एड ऑन कर सकते हो जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी रिगार्डिंग द आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन अवर एंशिएंट इंडिया। बात करते साथ ही चलिए कुछ और राजाओं की। यंग डायनेस्टी और आंध्र डायनेस्टी जो हैं हिस्ट्री में इनका नाम जाना जाता है, और यहाँ पर स्तूप सबसे पहले इन डायनेस्टीज़ के राजाओं ने बनवाए थे। तो शुंग डायनेस्टी की हम लोग बात करें तो इसका पीरियड इतना है, यानी कि 2nd सेंचुरी से लेकर 1st सेंचुरी के टाइम के आसपास का, और आंध्र डायनेस्टी का ये पीरियड है। तो इन लोगों ने कई तरह के माउंट्स बनवाए थे उस टाइम पर। तो माउंट्स जैसा कि आप जानते हैं स्तूप जो होता है उसमें यदि हम बात करें तो इस तरह से एक सर्कल होता है, ओके, और ये सेमी सर्कुलर होता है जिसके चारों तरफ एक रेलिंग बनी हुई होती है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें भी किस में आएंगी? आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आएंगी। तो आई होप आपके लिए ये पैराग्राफ क्लियर हुआ होगा, ये हेडिंग क्लियर हुई होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर अपने आप में क्वेश्चन बहुत डिटेल का है, इसमें बहुत कुछ है आपके पास लिखने के लिए। ज़रूरी है तो आपको बस ये समझना कि आप क्या लिखें, क्या एग्जांपल्स आप दें। तो अगला एग्जांपल आप देख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे आप 2024 में देने वाले हैं, चाहे 2025 में, चाहे 26 में, तो वो एग्जाम्पल है गंधार और मथुरा आर्ट और आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल आप ले सकते हो। क्या लिखा हुआ है? 2nd एंड 5th सेंचुरी AD के आसपास इंडिया में दो नोटेबल स्टाइल्स, मतलब दो अलग अलग हम बोल सकते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बोल सकते हैं कि कलाएं शुरू हुई।
जिनमें से शुरुआत करी कुषाण राजाओं ने। कुषाण राजाओं ने जब सेंट्रल एशिया को जीता तो उन्होंने मथुरा करके, आप जैसे कि जानते हैं कि एक क्षेत्र है जो आज उत्तर प्रदेश में आता है, तो वहाँ जिस तरह की आर्टिस्ट होते थे, जिस तरह का आर्ट एंड कल्चर था, उसको लेकर इन्होंने इस चीज़ को कॉपी किया। तो इन्हीं चीज़ों के नाम पर गंधार और मथुरा कला का शुरुआत हुई। नाउ जैसा कि आपको थोड़ा सा मैं बताऊं तो मथुरा उत्तर प्रदेश में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, गंधार आता है पाकिस्तान में। तो कई तरह के ऐसे बुद्ध धर्म से संबंधित आपको डिपिक्शंस मिल जाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि गंधार और मथुरा कला होती क्या है दोस्तों, ये बता देता हूँ आपको बिल्कुल सिंपल मैनर में। पुराना मंदिर हो, स्टैचू हो, तो दोस्तों इसमें ये देखने को मिलता है कि अलग अलग तरह से आर्टिस्ट लोगों ने इन स्टैचूज़ के मंदिरों को बनवाया है। तो उसका जो प्रेजेंट करने का, बिल्ड करने का जो फॉर्म है, वही फॉर्म कहलाता है गंधार या मथुरा कला। तो जैसे कि दक्षिण भारत में हम देखते हैं ना कि भाई जो है द्रविड़ शैली में मंदिर बनते हैं, वैसे उत्तर भारत के मंदिर आपको देखेंगे गंधार और मथुरा कला में। तो ये कहीं ना कहीं दोस्त एग्जाम्पल हो सकता है आपको। जैसा कि मैं बोल रहा था कि स्टैचूज़ की बात थोड़ी देर पहले, तो सांची और भरत के जो स्तूप हैं ये भी आपके लिए मिलेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि ये भी गंधार कला में निर्मित हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपके लिए इस लेंदी से वीडियो में 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। एक है क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट आंसर का, और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा दोस्तों ऐसा कि आप देख सकते हैं इस PDF में होने को तो क्वेश्चन नंबर 8 भी है और क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए मिलेगा, लेकिन समय के अभाव को लेकर मैं आपके लिए आगे की वीडियोज़ में सब बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। और इसके अलावा यदि मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 10 भी है आपके लिए। तो मतलब 8, 9, 10 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले आने वाले वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी से आपके साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, देखते रहिए आर्ट्स की दुनिया। जय हिंद, जय भारत।